everyone. Today we'll start a new chapter number 3 of civics, that is electoral politics. In previous chapter you learnt about democracy. डेमोक्रेसी के लिए आपने पढ़ा था, उसमें डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था और साथ ही आपने ये भी पढ़ा था कि जो डेमोक्रेटिक होती है कंट्रीज़ उसमें क्या सिस्टम होता है और नॉन डेमोक्रेटिक में इलेक्शन का क्या सिस्टम होता है। तो आज हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यही पढ़ेंगे कि इलेक्शन क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, फ्री एंड फेयर कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या होता है और कैंडिडेट किस तरह से अप्लाई करते हैं और फाइनली गवर्नमेंट किस तरह से बनाई जाती हैं। तो इसमें साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो वर्ल्ड में इलेक्शन का सिस्टम है उसमें किस तरह से होता है और लोग कितना इंटरेस्ट उसमें लेते हैं। फर्स्ट विल टेक पॉइंट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज़ व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों होती है, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में हमने क्या पढ़ा था कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि लोगों में से ही लोगों की सरकार बनती है। तो उसके लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे चाइना का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे फ्यू पार्टीज़ यानी वन पार्टी सिस्टम है और वही पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए आगे आती हैं, बाकी जो पार्टीज़ होती हैं उनको हटा दिया जाता है, वही हमेशा जीत जाती है। लेकिन वो क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होते हैं और उन लोगों को चुना जाता है जो कि उनके लिए कानून बनाते हैं। तो हम इसके लिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इसमें है कि जो इलेक्शन है वो क्यों रिक्वायर्ड है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम इस पर डिस्कस करेंगे। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर देम, यानी कि हम उन लोगों को एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम अपने में से ही उन लोगों को चुन सकते हैं जो कि लॉ बनाते हैं, यानी कि लोगों के लिए कानून बनाते हैं। उन लोगों को चुनने के लिए इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीज़न, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन इतनी है और उस पॉपुलेशन में से लार्ज पॉपुलेशन में से कौन डिसीज़न करेगा, कौन ये डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। तो अपनी तरह से जैसे क्लास का मॉनिटर हम इलेक्ट करते हैं ना, जैसे हमेशा न्यू क्लास बनती है उसमें हम मॉनिटर इलेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से हमें ये देखना होता है कि जो कंट्री है अब उसको कौन देखभाल करेगा, कानून कौन देखेगा, जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कौन देखेगा। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं और वो ही आगे का सारा काम हमारी तरफ से देखती है। तो इसी के लिए इलेक्शन ज़रूरी होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, और साथ में वो ये भी डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऐसी पार्टी जो कि न्याय कानून भी बनाए, सरकार बनाए और वो अपनी तरफ से जनता की देखभाल करे। तो ये कह सकते हैं कि इस वजह से हमें इलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम बिल्कुल सही तौर पे अपने सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ऐसा क्या है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। जैसे चाइना के एग्जाम्पल में आपने ये पढ़ा था कि जो सिंगल पार्टी सिस्टम है वो पावरफुल है, वो गलत तरीक़ों से क्या करती है, बाकी सबको हटा देती है और वो खुद ही हमेशा इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पार्टी इलेक्शन क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक बनते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should equal value.
जैसे फर्स्ट रिवोल्यूशन जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था उसमें आपने ये पढ़ा था कि सभी को वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन ये सिस्टम जब वोटिंग राइट वुमेन को भी 1946 में मिल गया तो इक्वलिटी हो गई, यानी मेन एंड वुमेन इक्वल हो गए। जैसे जैसे रिवोल्यूशन हुए सिटीजन्स को इक्वलिटी में आया, और इंडिया में भी 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब भी ऑल आर इक्वल, चाहे वो बीट एनीवन यानी एक बहुत ही लोअर कैटेगरी का यानी एकदम गरीब आदमी है तो भी, और प्रेसिडेंट तो है तो भी, अगर वो मैन है तो भी, वुमेन है तो भी, यानी कि ऑल आर इक्वल। सभी को क्या होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, एज होना चाहिए और उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो सिटीजन्स हैं वो भी फ्री होने चाहिए कि वो अपनी इच्छा से किसी को भी वोट दे सकें, यानी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको वो वोट दे सकें, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी राइट होना चाहिए कि वो अपनी इच्छा से इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, लड़ सके। ऐसा नहीं कि कोई जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो उनको सरेंडर करवा दे, हटा दे और खुद ही हमेशा जीतती रहे। तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, इनको इक्वल राइट होते हैं, जो सिटीज़न होते हैं वो भी अपनी इच्छा से वोटिंग कर सकते हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी अपनी इच्छा से कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। The choice should be offered at regular interval, means 5 year. Election must be held regularly after every few year. देखिए कि अपने यहाँ पे जैसे इंडिया में 5 ईयर का एक रेगुलर इंटरवल है, उसी तरह से अदर कंट्रीज़ में डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है किस तरह से उन्हें अच्छे से बनाया जा सके, फ्री एंड फेयर किया जा सके, तो उसके लिए क्या है कि इलेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होना चाहिए, फिक्स टेन्योर पे होने चाहिए। जैसे इंडिया में एक फिक्स टेन्योर है 5 ईयर, यानी हर 5वें साल में इलेक्शन होते हैं, यानी कंप्लीशन होने लगता है और इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं कि कभी 6 में हो रहे हैं, आफ्टर 6 ईयर 7 ईयर, एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होना ज़रूरी होता है। The candidate preferred by the people should get elected. Election should be conducted in free and fair manner. यानी जो कैंडिडेट है वो भी क्या है, प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, यानी कि वो जो चुने जाने हैं या जो चुनने वाले लोग हैं वो भी उन्हीं लोगों में से और उन्हीं के द्वारा इच्छित व्यक्तियों को ही चुनने देना चाहिए, और साथ ही साथ जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए, यानी उनमें किसी भी तरह के गलत काम नहीं किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या ये ज़रूरी है इस तरह, मतलब अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये इनका बनाना ज़रूरी है, क्या उनके बीच में पॉलिटिकल कंपटीशन का होना ज़रूरी है? तो हाँ, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप सोचिए कि कंपटीशन ही नहीं होगा तो किस तरह से हमें पता लगेगा कि कौन पॉलिटिकल पार्टी कौन सी अच्छी है, कौन से रिप्रेजेंटेटिव अच्छे हैं, कौन हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है। तो इसीलिए ये कंपटीशन बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे क्लास में क्या होता है कि हम मॉनिटर उसको इलेक्ट करते हैं, किन्हीं भी जो अपनी इच्छा से बनना चाहते हैं, होता है ना, एक नॉमिनेशन होता है, तो हम लोग पूछते हैं कौन मॉनिटर बनना चाहता है, फिर उसमें से हम मॉनिटर बनाते हैं, फिर वो अच्छा काम नहीं करता है तो उसको हटा के हम दूसरे बना देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके बीच इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं, मतलब लड़े जाते हैं चुनाव, और उनमें से सबसे ज़्यादा वोट जिसके होते हैं वो ही गवर्नमेंट बनाता है। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी आप जानते हैं, लोकसभा है, विधानसभा है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आपने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें भी हमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ने को मिलेगा।
तो इसमें देखिए जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं, विधानसभा हैं, उनके आफ्टर रेगुलर इंटरवल पे, राज्यसभा के नहीं होते लेकिन लोकसभा विधानसभा के इलेक्शंस आफ्टर रेगुलर इंटरवल किए जाते हैं। और इसमें जो इलेक्शन करने वाला होता है, इलेक्शन लड़ने वाले, जो कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आगे आना चाहते हैं और इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसमें ये है कि जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स हैं वो क्या ज़रूरी है, कंपटीशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो पावरफुल पर्सन है, जिसको नॉलेज नहीं है, जो मस्कुलर पावर जिसके पास है, जिसके पास मनी पावर है, कई बार वो क्या होता है लिटरेट पर्सन को हटा के खुद आगे आता है और फिर वो अपनी मनमानी करने लगता है। तो उन सबको ख़त्म करने के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन कंटेस्ट करना, कंपटीशन होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि क्या किया जा सके कि नॉलेज को इम्प्रूव किया जा सके और जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके कैरेक्टर को भी इम्प्रूव किया जा सके और फ्री और फेयर मैनर में गवर्नमेंट इलेक्ट की जा सके। क्योंकि अगर एक बार लीडर, क्योंकि क्या होता है सिटीजन्स के पास पावर होती है, ये अगर जो लीडर इलेक्ट हुए हैं अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले आने वाले 5 सालों में वो क्या करेंगे, उनको हटा के और फिर नई गवर्नमेंट बना लेंगे। जैसा चौधरी देवीलाल की कंडीशन में हुआ था कि लोकदल जो हरियाणा के वो लीडरशिप कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के चुने जाने के बाद वो लोगों से तरह तरह के वादे कर रहे थे कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम जो गरीब किसान हैं यानी पुअर फार्मर्स हैं उनको लो टैक्स पे या बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे, हम रोड का डेवलप, मतलब तरह तरह के इस तरह के वादे पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन करने के बाद जब वो आती है तो क्या वो ऐसा करती है, ये पता लगाने के बाद ही क्या हो सकता है। अगर वो प्रेजेंट गवर्नमेंट अच्छा वर्क करेगी तो फिर वो नेक्स्ट टाइम वापस उसी को इलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं करेगी तो वो उस गवर्नमेंट को यानी उस पॉलिटिकल पार्टी को हटा भी सकती है। यानी हटाने का मतलब उनको वोट नहीं देंगी तो वो अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। तो इसका अब नेक्स्ट आगे हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस से पहले हम देखते हैं इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया डिवाइडेड है क्या, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के टोटल मेंबर्स जो प्रेजेंट मेंबर्स है 545 है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। ये पेज नंबर 61 पे, या हो सकता है न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट पेज हो, इसमें दे रखा है कि जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा, वो क्या कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ईच मेंबर कॉल्ड ऑफ पार्लियामेंट। और ये क्या होता है, एवरी 5 ईयर इंटरवल पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और बिल्कुल इसी तरह से जो स्टेट है वो डिवाइड होती है स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA कहलाते हैं। और फिर उसी तरह से आगे फिर फर्दर डिवीज़न होता है। वो फर्दर डिवीज़न कैसे होता है, जो पंचायत है और जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है उनमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है, यानी कि उसी तरह से सीट्स डिवाइड होती हैं और उनके इलेक्शन किए जाते हैं। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो लोकसभा, विधानसभा और पंचायत समिति की, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, न्यूज़पेपर में आपने देखा पढ़ा सुना होगा, तो उनके जो इलेक्शंस होते हैं इनमें कुछ सीट्स रिज़र्व होती है। रिज़र्व किसके लिए होती है, SC, ST एंड OBC के लिए, और कुछ सीट्स रिज़र्व होती है वुमेन के लिए, यानी महिलाओं के लिए भी सीट रिज़र्व होती है, जो उसका 1/3, 1/4 और few % होता है, जिसे क्या बोला जाता है, ये जो रिज़र्व सीट्स होती हैं उन्हें रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है, मिडिल क्लास और अपर क्लास, जो
बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें कभी भी ऊपर उठने नहीं देते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उसमें डाल दी गई थी कि जो फ्यू बैकवर्ड क्लासेस हैं और साथ ही जो वुमेन हैं उनके लिए भी हर जगह पे, यानी कि खासकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, हर जगह पे सीट रिजर्व कर दी गई थी। वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाती है। अब है इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन की प्रोसेसिंग कैसी होती है, किस तरह से कैंडिडेट आगे आते हैं। सबसे पहले होता है वोटर लिस्ट। सबसे पहले क्या रेडी किया जाता है, वोटर लिस्ट बनाई जाती है। वोटर लिस्ट में क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं उनके नेम उसमें लिए जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप टू डिसाइड हु कैन एंड हु कांट वोट, यानी कौन वोटिंग कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, ये उसमें डिसाइड किया जाता है। दिस डिसीजन कांट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। ये किसी भी लास्ट डे तक किसी के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। और जो ये लिस्ट होती है, दोज हु आर एलिजिबल टू वोट प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन से बहुत पहले ही बना ली जाती है। यानी जैसे अभी हम लोगों के यहाँ सर्वे होता है तो सर्वे में वो आके पूछते हैं कि कौन ऐसा है बच्चा जो कि 18 ईयर का, चाहे वो मेल हो या फीमेल, डजेंट मैटर, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो पूछते हैं कि कौन आपके यहाँ पे 18 साल का होने वाला है। तो यानी वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्शन होने से बहुत पहले ही वो वोटर लिस्ट को बनाना शुरू कर देते हैं ताकि जो एलिजिबल है वो वोट कास्ट कर सके। इंडिया में जो वोटिंग राइट है हमारा 18 ईयर्स का है। 18 एंड अबव कैन vote in an election. Every citizen has the right to vote regardless of his/her caste, religion और gender. इसमें कोई भी उन्हें कास्ट, जेंडर, रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। देखिए, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो वो वोट कास्ट कर सकता है, लेकिन क्या होता है, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको देखे कि कौन एलिजिबल है या कौन नहीं है। और कोई भी उनके नाम पे, यानी कोई भी दूसरा अगर चाहे ना तो चाह के भी वो दूसरे के नाम पे वोट नहीं कास्ट कर सकता है। लेकिन सिर्फ वो व्यक्ति, यानी कि जो अनसाउंड माइंड होता है ना, जिसको कुछ भी होश नहीं होता है, उसे पता ही नहीं है कि इलेक्शन क्या है या मुझे क्या करना है, बस सिर्फ एक ऐसा ही पर्सन कानूनी रूप से वोट न देने का अधिकारी होता है। मतलब उसको वोट नहीं देने दिया जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, तो वो वोट कैसे देगा। इसी वजह से सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति को वोट देने से दूर रखा जाता है। बाकी चाहे कोई भी हो, यानी एक प्रिजनर भी है तो भी वो वोट देता है, कास्ट करता है। अभी हमको ये देखना है कि जो ये वोटिंग सिस्टम है ये इंश्योर किया जाता है। इन द लास्ट फ्यू ईयर न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि पहले क्या होता था कि इसमें कहीं ना कहीं गलत तरीके ढूंढ लिए जाते थे, तो अभी गवर्नमेंट ने फ़ोटो आईडी कार्ड, जिसे बोलते हैं ना, एक पहचान पत्र होता है, वो हमें साथ में लेके जाना होता है। इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड उसे बोलते हैं, EPIC, रिमेंबर इट। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि क्या है, ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। वोटर लिस्ट बनने के टाइम पे उन्हें ये कोशिश की जाती है कि ये उनको दिया जाए और वो लेके आए। कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी, अगर नहीं है उनके पास तो वो उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अपना कोई भी अदर आइडेंटिटी, यानी जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो लेके भी वोट कास्ट करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर आपको क्या है, EPIC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है, वो नहीं है तो राशन कार्ड और आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, हम जो इलेक्शन प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। किस तरह से वो नॉमिनेट कर सकते हैं। जो पार्टी मेंबर्स होते हैं उन्हें एक फॉर्म फिल करना होता है और ओथ लेनी होती है, शपथ लेनी होती है कि वो गलत काम नहीं करेंगे।
Every person who wishes to contest an election has to fill नॉमिनेशन फॉर्म, जिसमें उन्हें सिक्योरिटी भी डिपॉजिट कराना होता है और वो उसमें उनको क्या डिक्लेयर करना होता है कि उनकी किसी भी तरह की सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है, यानी उन्होंने कोई भी तरह का क्राइम नहीं किया है। क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, इसके अलावा डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उन्हें अपनी संपत्तियां, परिसंपत्तियां और दायित्व सभी का लेखा भी यानी रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। इलेक्शन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है कानूनी रूप से, उसका वो क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। This provide an opportunity to the voters to make their decision on the basis of information provided by the government। तो जब ये सारी डेक्लरेशन नॉमिनेशन या नॉमिनेट मेंबर अपनी तरफ से जब करता है, कैंडिडेट जो होता है वो जब ये डिक्लेयर कर देता है, तभी लोगों का भरोसा इसके ऊपर बन जाता है कि ये कैंडिडेट अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर एक व्यक्ति को, हर एक जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसको जानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब वो अपना फॉर्म, तो आजकल क्या होता है कि सब पब्लिकली प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर में प्रिंट होता है, तो जब लोगों के सामने आता है तो लोग उसे पढ़ते हैं, जानते हैं और उसके काम के आधार पे कि उसने पिछले टाइम पे अगर वो इलेक्ट हुआ है तो उसने कितना कैसा काम किया है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें वोट कास्ट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन कैंपेन, प्रचार जिसको हम बोलते हैं, प्रचार करते हैं ना, मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। तो देखिए जो इलेक्शन कैंपेन है वो कब स्टार्ट हो जाती है। इन आवर कंट्री सच कैंपेन टेक प्लेस फॉर ए 2-week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट के जो लिस्ट होती है वो अनाउंस हो जाने के से लेके और जो फाइनल जो मतलब इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपने चुनाव के लिए प्रचार कर सकता है। अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ पोलिंग, जब तक वो वोटिंग नहीं होती है तब तक के बीच के जो 2 weeks होते हैं वो अपना प्रचार कर सकता है। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस, वो उससे बहुत पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। कुछ जो पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं कैंपेन में, यानी चुनाव जब होता है तो पैम्फलेट्स देते हैं और बहुत तरह से लोग अपना अपना प्रचार करते हैं तो उसमें वो कुछ अपने स्लोगन्स भी बनाते हैं। तो कुछ जो बड़ी बिग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके स्लोगन्स इसमें दिए हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ। कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी, जो कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा गांधी इलेक्शन कैंपेन में थी उन्होंने क्या स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ स्लोगन दिया था, रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन 1971, जिसमें उन्होंने गरीबी को दूर करने, ख़त्म करने का वचन दिया था। फिर उसके बाद है सेव डेमोक्रेसी, ये स्लोगन दिया था जनता पार्टी ने नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में, जो कि 1977 में हुए थे। फिर है लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन जो 1977 में ही हुए थे, वेस्ट बंगाल में दिए गया था। प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, तेलंगाना तो खैर अभी बना है, उससे पहले आंध्र प्रदेश था, तो तेलुगु के सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ये स्लोगन दिया गया था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। 1983 में ये आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में बनाया गया था, लोगों को दिया गया था। तो जो लोग इलेक्शन कैंपेन करते हैं उन्हें कुछ दूसरी तरह की चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं जो कि गवर्नमेंट बेसिस होती हैं। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉज नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, यानी कि जो लॉज हैं, कानून नियम बने हुए हैं वो ये है कि वो किसी को भी रिश्वत नहीं दे सकता है, यानी कि अपने फेवर में वोटिंग करवाने के लिए किसी को भी ब्राइब यानी रिश्वत नहीं दे सकता है। अपील टू दैम इन द नेम ऑफ
कास्ट रिलीजन, अगर जैसे होता है ना सेम रिलीजन के होते हैं तो कहते हैं कि हम आपके धर्म के हैं, आप हमें वोटिंग करें, तो ये इंडिया में अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्युलर स्टेट है, तो यहाँ पे कोई भी धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट अपने फेवर में नहीं करवा सकता है। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन, लेकिन जैसे अगर वो पहले से ही लीडर हैं और अगर उन्हें गाड़ियाँ या कुछ भी मिली हुई हैं तो उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन के लिए उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, उनको यूज़ ही नहीं करना है। इसके अलावा मोर देन 25 लाख इन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इलेक्शंस होते हैं ना, उसके लिए मिनिमम जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे होते हैं ना इलेक्शन में, वो 25 लाख है। और जो लोकसभा इलेक्शन है उनके लिए 10 लाख से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते, यानी 25 और 10 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा होता है? वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो कैंडिडेट्स हैं वो पता नहीं, लाख तो बहुत ही कम है, करोड़ में वो एक्सपेंड कर देते हैं। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, जो पोलिंग और काउंटिंग होती है, फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन वो कहलाती है डे व्हेन द वोटर कास्ट द पोल देयर वोट, दैट डेज इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। जिस दिन वोट कास्ट होता है वो दिन क्या कहलाता है? इलेक्शन डे कहलाता है। जहाँ वोट कास्ट करने वो जाता है वो क्या कहलाता है? पोलिंग बूथ कहलाता है। अब बैलेट पेपर इज़ अ शीट ऑफ पेपर, यानी जो बैलेट पेपर वहाँ पे दिया जाता है वो जिसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके नेम होते हैं और उनके साइन एंड सिंबल होते हैं, तो वो जिस पे प्रिंट होता है वो क्या कहलाता है? बैलेट पेपर, यानी वो पेपर क्या कहलाता है? बैलेट पेपर कहलाता है। और जो मशीन होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM कहलाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। Once the polling is over, all the EVM are sealed and taken to secure place। जैसे ही पोलिंग ओवर हो जाती है EVM मशीन्स को सील कर दिया जाता है और एक सेफ प्लेस जो कि सेंटर होता है वहाँ पे उनको पहुँचा दी जाती है और उनकी काउंटिंग होती है। जब उनकी काउंटिंग होती है, एक पर्टिकुलर डे फिक्स किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जाता है और उस पर्टिकुलर डे पे इनकी काउंटिंग होती है, जिनको कहाँ ब्रॉडकास्ट किया जाता है? टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, कि क्या ऐसी चीज़ है जो इंडियन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। तो इसके लिए एक सिस्टम है, वो है इलेक्शन कमीशन का। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो इंडियन सिस्टम है उसमें एक तो जुडिशरी और एक जो इलेक्शन कमीशन है वो दोनों ही इंडिपेंडेंट रखे गए हैं। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए लॉज बने हुए हैं कि ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों को इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा प्लेस है जहाँ से इलेक्शन और फिर आगे का पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर वहाँ पे किसी का भी पावर अगर वर्क करता है तो वो अपने फेवर में इलेक्शन करवा के गवर्नमेंट बना सकता है। वहीं जुडिशरी जो होती है तो वहाँ पे भी जजमेंट चेंज किया जा सकता है। इसी वजह से ये काम न हो, इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। Independent Election Commission. Independent and very powerful election commission EC, it enjoy the same kind of independence that the judiciary enjoys. The chief election commissioner CEC is appointed by the president. जो chief election commissioner होते हैं उनको president elect करते हैं।
वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर। पूरे विश्व में अगर हम देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे तो कुछ ही ऐसे इलेक्शन कमीशन हैं जिनके पास अपने हाथ में अपनी शक्तियां हैं, यानी कि वो खुद अपने डिसीज़न ले सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, कहीं पे अभी भी किंग रूल है तो कहीं अभी भी वन यानी सिंगल पार्टी सिस्टम है, कहीं डिक्टेटरशिप है। फुली जो फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो कुछ ही हैं। तो अभी उनका काम आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसी टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट्स। इलेक्शन कमिश्नर क्या कर सकता है, किसी भी हद तक चुनावों के लिए इलेक्शन अपने डिसीज़न ले सकता है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन कर सकता है और रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है बिना किसी के इंटरफेरेंस के। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट पार्टी दैट वोटर्स लिस्ट। अपने पास पावर आ जाने के बाद वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कंडक्ट तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वो कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई। वो क्या होते हैं, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कुछ नियम दिए हुए होते हैं जिनकी पालना किसे करना होता है, जिनको कैंडिडेट्स को मानना ही होता है। अगर वो इनको नहीं मानते हैं तो पनिशमेंट देने का राइट भी सीईसी के पास होता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सेम गाइडलाइंस। जब इलेक्शन टाइम होता है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी सेम गाइडलाइन फॉलो करने का ऑर्डर दे सकते हैं। द ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशल्स, अगर वो चाहे तो उनका ट्रांसफ़र जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना उनके करवा सकता है। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी, यानी कि सीसी जो होता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इलेक्शन के टाइम पे जितने भी हायर ऑफिसर्स होते हैं या लोअर कैटेगरी, मतलब सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स और वर्कर्स किसके अंडर में वर्क करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में वर्क करते हैं। यानी कि वो जहाँ पे उनको डेप्यूट करते हैं या जो वर्क उन्हें दिया जाता है वो काम उन्हें करना ही होता है। नेक्स्ट है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। देखिए आपके यहाँ बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें वोटर टर्न आउट इन इंडिया एंड सोशल ग्रुप्स। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ के जो वोटर टर्न आउट है यूके के साथ बता रखे हैं। तो इसमें क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूके है, इंडिया है, इनके टर्न आउट बता रखे हैं। तो इसमें क्या है, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट शो होता है इलेक्शन में कि जो पिछले कह सकते हैं 1947 से आज तक। तो अगर हम इस बार ग्राफ को देखते हैं, इन टर्न आउट को देखते हैं, तो क्या पता चलता है कि यूके एंड यूएसए में ये ग्राफ नीचे गया है। नीचे क्यों गया है कि लोगों में इलेक्शन के प्रति यानी जो इंटरेस्ट होता है ना वो कम हुआ है और वो वोटिंग बहुत ही कम करते हैं। वहीं पे इंडिया में जो ये वोटिंग का सिस्टम है वो बड़ा है, यानी लोग बहुत अच्छे से अब समझने लगे हैं, लिटरेट होने लगे हैं। तो उनको ये समझ आने लगा है कि हम अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंटेटिव अपने लिए इलेक्ट करें। तो ये जो इलेक्शन का सिस्टम है अदर कंट्रीज़ में लोगों में थोड़ा ग्राफ नीचे गया है, जबकि इंडिया में ये बड़ा है। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी हैव बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। डे बाय डे ये बढ़ा ही है। मोर कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टी। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है लोगों का इंटरेस्ट इलेक्शन में और पॉलिटिकल पार्टीज़ में और वोट कास्ट करने में बढ़ ही रहा है। Acceptance of election outcomes. The ruling party routinely lost election in India, both the national and state level. In fact, in every 2 out of 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. कभी कभी मतलब क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगली बार भी वही बन जाती है। हर 10 से 15 सालों में जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो ही जाती है।
इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सीटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे क्या सिस्टम है, ये 10th में आएगा आपके, सीटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रेयरली लॉसेस ऑन इलेक्शन। लेकिन इंडिया में क्या होते हैं, जो एमपीज़ और एमएलए हैं वो हमेशा ही बदल दिए जाते हैं या वो चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इलेक्ट करने का हक किसके पास होता है, वोटर्स के पास। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विथ नोन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन। जो कैंडिडेट लोगों को डरा के, धमका के, ब्राइब दे के, जो मनी एक्सपेंड करके और वोटिंग अपने हाथों में लेते हैं, तो उस टाइम तो वो जीत जाते हैं एक बार के लिए। वैसे ये इलीगल है, होता नहीं है, लेकिन अगर किसी भी तरह से हो भी गया है तो ये भी इलेक्शन कमिश्नर के पास राइट होता है कि वो उस जगह के इलेक्शन दोबारा भी करवा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह की वोटिंग करके आने वाले कैंडिडेट नेक्स्ट टाइम में वो इलेक्शन लूज़ कर देते हैं, वो हार ही जाते हैं। बेयरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स इलेक्शन द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्ट एज पीपल्स वर्डिक्ट। लोगों की चाह पे होता है कि वास्तव में जो आने वाले रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किस तरह के आएँ। ये हमने पढ़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अभी हम ये देखेंगे कि अभी गवर्नमेंट के सामने कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें फेस उन्हें करना ही होता है। Candidate and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over a स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट। वो जो जिनके वो कैंडिडेट जो बड़ी पार्टी के हैं या जिसके पास बहुत मनी है, मस्कुलर पावर है, हमेशा क्या होता है कि वो जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं उन्हें किसी भी तरह से, यानी कि ब्राइब देने के बाद, रिश्वत देने के बाद, डरा के धमका के उनको बिठा देते हैं और फिर उसके बाद वो हमेशा ही चुनाव अधिकतर जीत जाया करते हैं। In some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push other out of electoral race। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या जिनके पास पावर नहीं है, मनी नहीं है, तो हमेशा जो क्रिमिनल टाइप के जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें अपने रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाते हैं। Some families tend to dominate political party tickets are डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज़। कभी कभी क्या होता है, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जो कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो आगे आ ही नहीं पाते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस को देखते हैं, तो कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जिसमें फ्यू फैमिली मेम्बर्स, यानी कुछ फैमिली मेम्बर ही ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल वो ही आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हीं में से ही कोई इलेक्ट होता रहता है। जो उनके अदर मेंबर्स होते हैं वो आगे आ ही नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वो हमेशा अपने नून यानी फैमिली मेंबर्स को ही टिकट दिलवा देते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीज़न। बहुत ही रेयर केस में बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, टिकट्स होते हैं, वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को मिल पाते हैं। बोथ द मेजर पार्टी आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट के सामने, लोगों के सामने अभी भी बने हुए हैं जिन्हें उन्हें फेस करना है। लेकिन ये वाइज डिसीज़न कब वो ले पाएंगे? जबकि वो अच्छे से लिटरेट हो पाएंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट कर पाएंगे, तभी ये होता है। यानी उनमें अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। These challenges exist not just in India but also in many established democracy। जहाँ डेमोक्रेसी है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उन देशों में भी ये चैलेंजेस फेस करने होते हैं। These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reforms to our electoral system। यानी कुछ बदलाव लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें लोगों की जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो क्या कर सके, सही प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। आपको समझ आया होगा। थैंक यू।